नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल कीप गोइंग विद जीके पे। आज हम हिस्ट्री के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारे एग्जाम में आपको इसका एक छोटा या बड़ा कोई भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, या हो सकता है मैच द फॉलोइंग वाला या MCQs कुछ भी। तो आज का हमारा टॉपिक है प्राचीन भारत में महाजनपद। हम इससे ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैंने वही इस वीडियो में इंक्लूड किए हैं। तो आई थिंक इससे बाहर कोई क्वेश्चन जाना नहीं चाहिए। अगर उसके अलावा भी कुछ होगा तो जब इसका मैं प्रैक्टिस सेट लाऊंगा, प्रैक्टिस सेट वाला वीडियो, तो हम उसमें डिस्कस कर लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हर लाइन में एक सवाल है, हर लाइन इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ ध्यान से वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और साथ में नोट करते चलिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि महाजनपद है क्या। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में द्वितीय नगरीकरण की प्रक्रिया शुरू होने से कृषि व अन्य आर्थिक गतिविधियों में परिवर्तन आया तथा कृषि के विकास से कबायली जीवन मतलब जो घुमक्कड़ जीवन था, एक जगह पे थोड़े दिन रहते थे फिर आगे निकल जाते थे, स्थायी जीवन नहीं था, उसका स्थान ले लिया स्थायी निवास की जीवन शैली ने, और इससे क्षेत्रीय भावना जागृत होने लगी तथा आर्यों के जनपदों में तथा महाजनपदों में परिवर्तित होने लगे। आर्य हम जानते हैं कि वैदिक काल की जो सर्वश्रेष्ठ जाति थी वो आर्य जाति थी। तो आर्यों को वैदिक काल में सबसे श्रेष्ठ माना जाता था। इन्होंने ही अपनी बस्तियां बनाई जो कि जनपद और आगे जाके महाजनपद कहलाने लगे। तो आर्यों की जो राजनीतिक व्यवस्था थी उसमें सबसे जो छोटी इकाई थी उसे कहते थे ग्राम, ठीक है, जो कि कुछ छोटे परिवारों का समूह थी। इन अनेक ग्रामों के समूह को विश कहते थे और इन अनेक विश के समूह को जन कहा जाने लगा, और इनका जो मुखिया होता था वो जनपति कहलाता था। जब ये जन एक जगह पर स्थायी हो गए और इनमें बढ़ोतरी होने लगी तो यही जन आगे चल के जनपद कहलाए, और जो इनका मुखिया होता था वो वहाँ का राजा हो गया। उसके बाद में यही जनपद आगे चलकर महाजनपद में कन्वर्ट हो गए। अब महाजनपद बना कैसे उसके बारे में देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता। अब यहाँ पर एक वर्ड आएगा द्वितीय नगरीकरण। तो द्वितीय नगरीकरण से पहले हम जानते हैं कि नगरीकरण क्या है और प्रथम नगरीकरण कब हुआ। तो सबसे पहले हमें जो नगर सभ्यता मिलती है वो कहाँ पर मिलती है? हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत, जहाँ पे हमने देखा था कि नगर व्यवस्था विकसित हुई थी। और जब हड़प्पा सभ्यता का विनाश हो गया, ठीक है, तो उसके बाद में द्वितीय नगरीकरण स्टार्ट हुआ। द्वितीय नगरीकरण के अंतर्गत जो जनपद थे वो महाजनपदों में कन्वर्ट हो गए। अब नगरीकरण क्या होता है? नगरीकरण का अर्थ ये होता है कि ग्रामीण संस्कृति से भिन्न एक नगर सभ्यता का विकास। अर्थात गाँवों में कैसा होता है दोस्तों कि हम अपना ही उत्पादन करते हैं, खुद ही उसका उपभोग करते हैं और साथ मिलकर तो रहते हैं, पर कोई किसी के अंडर में काम नहीं करते हैं, सब इंडिविजुअल वर्क करते हैं। और नगरीकरण के अंदर क्या होता है कि एक ऐसा वर्ग उत्पादित हो जाता है जो उत्पादन करता है वो स्वयं के लिए नहीं करता, वो अपने से उच्च वर्ग या अन्य वर्गों के लिए उत्पादन करता है। उसमें आपके नीचे एक आपके काम करने वाले बन जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं नगरीकरण, ठीक है। इसे अगर वर्ड्स में ढंग से देखें तो नगरीकरण का शाब्दिक अर्थ होता है ग्रामीण संस्कृति से भिन्न नगर सभ्यता का विकास। एक ऐसे वर्ग का उदय जो शहरीकरण के लिए आवश्यक हो जाता है। वह समूह जो उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन स्वयं नहीं करता है परंतु किसी दूसरे वर्ग से करवाता हो, तो यह कहलाता है नगरीकरण। तो हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत पहला नगरीकरण हुआ था, और जब हड़प्पा सभ्यता नष्ट हो गई तो द्वितीय नगरीकरण हुआ, और इसी द्वितीय नगरीकरण के दौरान जो नगर बने वो महाजनपद कहलाए। जनपद से महाजनपद में कन्वर्ट हो गए। हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद पहली बार 6ठी शताब्दी में पुनः बड़े संपन्न व विकसित नगरों का विकास हुआ जिनमें लोहे के प्रयोग की महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो ये द्वितीय नगरीकरण फर्स्ट नगरीकरण से ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। क्यों था? क्योंकि इसके अंतर्गत लोहे का प्रयोग होना शुरू हो गया था। इस दौरान उत्तरी काले चमकीले मृद भांड का निर्माण द्वितीय नगरीकरण की विशेषता थी। अब आपसे अगर द्वितीय नगरीकरण की विशेषता पूछी जाए, इसका ऐसा कोई रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए, तो इसमें ये 2 पॉइंट देखने को मिल सकते हैं। एक तो लोहे का प्रयोग और दूसरा उत्तरी काले चमकीले मृद भांड। ये किसकी विशेषता है? द्वितीय नगरीकरण की। अब देखते हैं दोस्तों कि महाजनपदों से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन से हैं। वैसे तो इसमें अगर आप डिटेल से पढ़ने जाएंगे तो बहुत सारी बुक्स में बहुत सारा मिल जाएगा, पर फिर भी जो कॉम्पिटिशन एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है मैंने वही पॉइंट इस वीडियो में इंक्लूड किए हैं। तो हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा और नोट कर लीजिएगा। महात्मा बुद्ध के जन्म से पहले 16 महाजनपदों का निर्माण हो चुका था। बौद्ध ग्रंथों में 16 महाजनपदों के नाम मिलते हैं, और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। ये इसके प्रूफ है 16 महाजनपदों।
अब देखते हैं कि 16 महाजनपद है कौन कौन से, मैप के थ्रू देखेंगे। ध्यान से देखिएगा आप, मैं राइट हैंड साइड में उसकी पूरी लिस्ट बता देता हूँ और यहाँ पे हम उसको मार्क करते चलेंगे। पहला है काशी, दूसरा है कौशल, थर्ड है अंग, उसके बाद में है मगध, उसके बाद में है वत्स, नेक्स्ट है वज्जी, नेक्स्ट है मल्ल, इसके बाद में है अवंती, इसके बाद में है चेदी, इसके बाद में है अस्मक, फिर है कुरु, फिर है पांचाल, उसके बाद में है मत्स्य, फिर है सूरसेन, उसके बाद में है गांधार, फिर है कंबोज। तो ये हैं 16 महाजनपद। मैंने मैप में अच्छे से इसकी मार्किंग कर ली है। इसका प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसको याद करने का एक ही तरीका है, ब्लैंक मैप लाइए और अच्छे से एक एक पॉइंट को भर के याद कीजिए। 16 है, पॉइंट्स पे याद हो जाएगा। कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, अगर कोई मिल भी जाती है फिर भी बाद में रिवीजन तो करना ही है। तो प्लीज़ इसे बार बार पढ़िए और मैप में बिना देखे मार्क कीजिए, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि इनकी राजधानियाँ कौन कौन सी थी। इस साइड में है महाजनपद और इस साइड में है राजधानी। तो काशी की राजधानी थी वाराणसी। कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती या अयोध्या, इसे अयोध्या को साकेत भी बोलते हैं। अंग की राजधानी थी चंपा। मगध महाजनपद, इसकी राजधानी थी गिरिवज्र या राजगृह। गिरिवज्र और राजगृह ये दोनों मगध की राजधानी थी। वत्स, कौशाम्बी। वज्जी की राजधानी विदेह व मिथिला। इसके बाद में मल्ल की राजधानी कुशीनारा और पावा। अवंती की राजधानी थी उज्जैनी व माहिष्मती। चेदी की राजधानी थी सुक्तिमती। अस्मक की राजधानी थी पोटन। कुरु की थी इंद्रप्रस्थ। पांचाल में दो थे, एक उत्तरी पांचाल की राजधानी थी अहिछत्र और दक्षिणी पांचाल की थी काम्पिल्य। मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी विराटनगर। सूरसेन की राजधानी थी मथुरा। कंबोज की राजधानी थी हाटक अथवा राजपुर। गांधार की राजधानी थी तक्षशिला। तो ये सारे हैं 16 महाजनपद और इनकी राजधानियाँ। आपको एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन मिल सकता है कि कौन से महाजनपद की राजधानी कौन सी थी, या मैच द फॉलोइंग आ सकती है। इस तरफ 3 या 4 राजधानियाँ और इस तरफ महाजनपद, आप उन दोनों को मिलाना हो सकता है, या मैप बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो ये छोटा टॉपिक है पर इंपॉर्टेंट है, तो आप प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या ना साथ साथ लिखते चलिए और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अब इसके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो देख लीजिए। अंग, मगध, काशी, कौशल, वत्स, वज्जी, ये 6 महाजनपद दोनों ग्रंथों में समान है, मतलब बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ दोनों में ही इनका उल्लेख मिलता है। अंग, मगध, काशी, कौशल, वत्स और वज्जी। इनमें से मगध, कौशल, वत्स और अवंती सबसे अधिक शक्तिशाली थे। इसमें भी अगर कंपेयर किया जाए तो मगध सबसे अधिक शक्तिशाली महाजनपद था। वज्जी और मल्ल को छोड़कर सभी राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी। जितने भी दूसरे महाजनपद है उसमें राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी, राजा का शासन था। परंतु वज्जी और मल्ल थे वो गणराज्य थे, वहाँ पर जो राजा होता था वो जनता द्वारा चुना जाता था। अस्मक जनपद, दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के तट पर स्थित दक्षिण भारत में एकमात्र महाजनपद। अगर आपसे ऐसा पूछ लिया जाए कि दक्षिण भारत में एकमात्र कौन सा महाजनपद था तो वो था अस्मक। कौशल, अवंती व पांचाल, इन तीनों की 2-2 राजधानी थी। नेक्स्ट अब डिटेल में देख लेते हैं। एक दो पॉइंट सबके इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए।
वर्तमान में इसकी स्थिति क्या है? वाराणसी के आसपास का क्षेत्र। काशी सूती वस्त्र और घोड़ों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। कौशल के राजा कंस ने काशी को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया था। कौशल वर्तमान में स्थिति है इसकी फैजाबाद के आसपास का क्षेत्र। उत्तरी कौशल की राजधानी साकेत और दक्षिणी कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। कौशल के राजा प्रसेनजित बुद्ध के समकालीन राजा थे। सवाल पूछ सकते हैं कि कौशल महाजनपद के कौन से राजा बुद्ध के समकालीन थे? तो राजा प्रसेनजीत। अब अंग, इसकी वर्तमान स्थिति वर्तमान भागलपुर व मुंगेर जिले। इसमें इसकी राजधानी चंपा की गणना बुद्धकालीन 6 बड़े नगरों में की गई है, जिसकी निर्माण योजना किसने बनाई थी? वास्तुकार महागोविंद ने। इंपॉर्टेंट है, हर लाइन इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज नोट करते चलिएगा आप लोग। अंग को मगध में मिला लिया गया था। अब देखते हैं मगध के बारे में। वर्तमान में इसकी स्थिति कहाँ है? पटना और गया जिला। मगध सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद था। अंग तथा मगध का सर्वप्रथम उल्लेख कौन से वेद में मिलता है? अथर्ववेद में। अथर्ववेद में यहाँ के निवासियों को व्रात्य कहा गया है। वज्जी, यह 8 राज्यों का संघ था। इसमें वज्जी के अलावा वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेह और कुंडग्राम के ज्ञात्रक प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट मल्ल, इसकी वर्तमान स्थिति पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में। इसकी 2 शाखाएं थी, पावा व कुशीनारा। वत्स वर्तमान इलाहाबाद व बांदा जिले में। गौतम बुद्ध का समकालीन राजा वत्स का कौन था? उदयन। प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु पिंडोल ने उदयन को बौद्ध मत में दीक्षित किया था। वत्स पर अवंती ने अधिकार कर लिया था। अवंती वर्तमान स्थिति इसकी पश्चिमी व मध्य मालवा का क्षेत्र। इसके 2 भाग थे। उत्तरी अवंती की राजधानी थी उज्जैनी और दक्षिणी अवंती की राजधानी थी माहिष्मती। महात्मा बुद्ध के समकालीन अवंती के राजा कौन थे? चंडप्रद्योत। अच्छा सवाल है, पहले 1-2 बार पूछा भी जा चुका है एग्जाम में, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। चेदी आधुनिक बुंदेलखंड का समीपवर्ती भाग। महाभारतकालीन शासक शिशुपाल चेदी का शासक था। अस्मक गोदावरी नदी के तट पर स्थित। महात्मा बुद्ध के काल में अवंती ने अस्मक को जीत लिया था। कुरु वर्तमान में इसकी स्थिति मेरठ, दिल्ली व थानेश्वर के आसपास का क्षेत्र। पांचाल, इसकी आधुनिक अभी की जो स्थिति वो है आधुनिक रुहेलखंड के बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद के जिले। मत्स्य जयपुर, अलवर और भरतपुर के क्षेत्र राजस्थान में। इसकी राजधानी थी विराटनगर। शूरसेन मथुरा के आसपास का क्षेत्र। यहाँ यदुवंशियों का शासन था और कृष्ण यहाँ के राजा थे और महात्मा बुद्ध के समय यहाँ के राजा अवंती का पुत्र था। गांधार, इसकी वर्तमान स्थिति पाकिस्तान के पेशावर व रावलपिंडी जिले। इसकी राजधानी थी तक्षशिला। पुष्कलावती इसका दूसरा प्रमुख नगर था। गांधार के राजा पुष्कर सारिन ने अवंती के राजा चंडप्रद्योत को पराजित किया था। कंबोज वर्तमान स्थिति दक्षिणी पश्चिमी कश्मीर व कपिसा के आसपास का क्षेत्र। कौटिल्य ने कंबोजों को वार्ता शस्त्रोपजीवी संघ अर्थात वार्ता, कृषि, पशुपालन व वाणिज्य तथा शस्त्रों द्वारा जीविका चलाने वाला कहा था। इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि वार्ता शस्त्रोपजीवी किसके लिए यूज किया गया है? तो कंबोजों के लिए। किसने यूज किया है? कौटिल्य ने, चाणक्य ने। कंबोज अपने श्रेष्ठ घोड़ों के लिए विख्यात था। नेक्स्ट पॉइंट, बुद्ध के समय 10 गणराज्य थे। इनमें से 8 वज्जी संघ के थे तथा 2 मल्ल के अधीन थे। कौन कौन से थे? कपिल वस्तु के शाक्य, सुमसुमार पर्वत के भग्ग, रामग्राम के कोल्य, अल्लकप के बुल्ली, केशपुत के कालाम, कुशीनारा के मल्ल, पावा के मल्ल, पीपलीवन के मौर्य, वैशाली के लिच्छवी और मिथिला के विदेह। वैशाली गणराज्य में राजाओं की संख्या 7707 थी। गणराज्यों के प्रतिनिधियों की संस्था को संस्थागार कहते थे। अष्टकुलक नामक संस्था शासन कार्य में परामर्श देती थी। महापरिनिर्वाण सूत्र में वर्णित बुद्धकालीन 6 महानगर कौन कौन से थे? एक था चंपा, राजगृह, श्रावस्ती, साकेत, कौशाम्बी और बनारस, ये 6। श्रावस्ती के खंडहर गोंडा जिले के सहेत माहेत गांव में मिले हैं। चंडप्रद्योत के बीमार होने पर बिंबिसार ने अपने राज्यवेद जीवक को उसके उपचार हेतु भेजा था। यह है बिंबिसार। अवंती का मगध साम्राज्य में विलय किसने किया था? शिशुनाग ने। तो दोस्तों
ये थे महाजनपद से रिलेटेड इम्पोर्टेंट टॉपिक, इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। एग्ज़ाम में अगर किसी तरह के सवाल आए हैं तो इन्हीं पॉइंट में से आए हैं। इसके अलावा भी अगर कुछ बच जाता है या ओल्ड पेपर्स में अगर कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो इस वीडियो से बाहर का पॉइंट उसमें हो, तो जब हम वो क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे या इसका प्रैक्टिस सेट का वीडियो अपलोड करूँगा तो हम उसके अंदर डिस्कस कर लेंगे। उसकी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ तक इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। इसी तरह के और एजुकेशनल वीडियो आपको मिलते रहें, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जल्दी से बेल आइकन दबा दीजिए। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट स्टडीज़, करंट जीके और अलग अलग तरह के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और प्रैक्टिस सेट हैं वो आपको मेरे चैनल पे आराम से मिल जाएंगे। कीप गोइंग विद जीके। अगर इसके अलावा अगर आपको कोई कमेंट करना हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई सजेशन हो या आपको जो टॉपिक पढ़ना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं ज़रूर उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। तब तक अपनी तैयारी को जारी रखिए। जल्दी मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ। कीप गोइंग। जय हिंद।